शीर्षक: त्रिशंकु की नई राह। शहर के सबसे व्यस्त और कोलाहल से भरे बाजार के एक कोने में स्थित चाय की थड़ी पर हमेशा की तरह भीड़ थी। लोग राजनीति से लेकर मौसम तक पर बहस कर रहे थे, लेकिन महेंद्र बाबू एक बेंच पर गुमसुम बैठे थे। उनके हाथ में चाय का कुल्हड़ था, जो कब का ठंडा हो चुका था। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और आंखें शून्य में ताक रही थी। तभी वहां से उनके पुराने परिचित और मार्गदर्शक, जिन्हें पूरा कस्बा गुरुजी कहकर पुकारता था, गुजरे। गुरुजी के चेहरे पर हमेशा एक सहज मुस्कान और आंखों में गहरा ठहराव रहता था। महेंद्र बाबू को इस तरह बदहवास हालत में देखकर वे उनके पास रुक गए। गुरुजी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और थोड़ा परिहास के लहजे में कहा, महेंद्र बाबू, आजकल तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। हमें भी तो बताओ क्या बात है। कोई बड़ा खजाना हाथ लग गया है या सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हो? इतना सुनते ही महेंद्र बाबू जैसे भीतर तक उखड़ गए। उनका संचित अव, गुस्सा और हताशा एक झटके में बाहर आ गए। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा, क्या आप भी इस उम्र में मजाक करने लगे हैं गुरुजी? यहां रोज की रोटी खाने के लाले पड़े हैं, जेब खाली है, और आप कह रहे हैं कि मैं हवा में उड़ रहा हूं। क्या आपको मेरी तबाही का अंदाजा नहीं है? गुरुजी उनकी इस तीखी प्रतिक्रिया से विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत भाव से चाय वाले से एक कप गर्म चाय ली, बेंच पर महेंद्र के पास बैठे और गहरी आवाज में बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है महेंद्र। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं तो सच में हैरान हूं कि तुम जैसा कुशाग्र और ऊर्जावान व्यक्ति अभी तक कामयाब क्यों नहीं हुआ। क्यों तुम उम्र के इस पड़ाव पर भी इधर उधर मारे मारे फिर रहे हो? जरा ठंडे दिमाग से सोचो, मैंने जो तुमको बरसों पहले सिखाया था, क्या तुमने वैसा किया कभी? अगर तुमने मेरी बात पर थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो शायद आज बाजार में तुम्हारा भी सिक्का चल रहा होता। लेकिन तुम तो ठहरे अतिहठी, अपनी मर्जी के आगे किसी की सुनते कहा हो। गुरुजी के इन शब्दों ने महेंद्र बाबू के भीतर के अहंकार के अभेद्य किले को एक ही पल में ढहा दिया। वे सक्का गए और तुरंत बैकफुट पर आ गए। उनका गुस्सा कपूर की तरह उड़ गया और उसकी जगह एक गहरी आत्मग्लानि ने ले ली। वे सोचने लगे कि भला कोई शिष्य अपने गुरु के सामने इस तरह कैसे सीना तान सकता है, जिसने उसे जीवन का ककहरा सिखाया हो। महेंद्र बाबू की आंखें भर आई। उन्होंने कुल्हड़ को नीचे रखा और गुरुजी के पैर छूते हुए रूंधे गले से बोले, गुरुजी, मुझे माफ कर दो। मैं सचमुच अंधा हो गया था। मैं आपको और आपके ज्ञान को कभी समझ ही नहीं पाया। ये सच है कि मैंने आपकी बातें सुनी, डायरी में लिखी, लोगों को सुनाई, लेकिन उन पर कभी अमल नहीं किया। आज मैं जो भुगत रहा हूं वो उसी लापरवाही का नतीजा है। आज स्थिति यह है कि मैं न तो हवा में उड़ पा रहा हूं और न ही जमीन पर पैर टिका पा रहा हूं। महेंद्र बाबू ने एक गहरी सांस ली और अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल को स्वीकार करते हुए कहा, आपने मुझे मछली की आंख पर निशाना लगाने की तरकीब बताई थी। आपने कहा था कि एकाग्रता ही सफलता की एकमात्र चाबी है। लेकिन मेरा लालच, मेरा अति महत्वाकांक्षी मन, वो सिर्फ आंख पर निशाना नहीं लगाना चाहता था। मेरा मन तो पूरी मछली को ही एक बार में निगलने का था। मैं रातों रात अमीर, रातों रात मशहूर होना चाहता था। मैंने एक साथ 4 व्यापार शुरू किए, 5 दिशाओं में हाथ मारा और अंत में मेरे हाथ खाक भी नहीं लगी। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस मानसिक एकाग्रता और धैर्य की जरूरत होती है, वो अब मेरे इस बेचैन और बिखरे हुए मन में आ ही नहीं सकती। मन बहुत व्यथित है गुरुजी। मैं जानता हूं कि जब मैं इस इहलोक में ही खुद को व्यवस्थित नहीं कर सका, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सका, तो परलोक की बातें क्या ही करूं। आपके दिए हुए उच्च ज्ञान और मेरे इस भटके हुए लालची मन ने मिलकर मुझे त्रिशंकु बनाकर रख दिया है। ना ऊपर का, ना नीचे का, बस बीच में अधर में लटका हुआ एक नाकाम इंसान। महेंद्र बाबू की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गुरुजी ने बड़े प्रेम से उनके आंसू पोंछे
उनके चेहरे पर डांट की जगह अब एक अगाध करुणा थी। वे जानते थे कि शिष्य का अहंकार टूट चुका है और अब ये सही समय है उसे सही राह दिखाने का। गुरुजी गंभीर होकर बोले, बेटा, उदास मत हो, रोना बंद करो। जिंदगी कभी कभी हम सबको उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे जाने वाले सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ धुंध होती है और कुछ समझ नहीं आता कि पैर किधर बढ़ाएं। लेकिन एक शाश्वत बात तुम आज समझ लो, जहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है, जहां तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, बस वहीं से जीने की एक नई राह दिखाई देती है। पूर्ण शून्यता में नए सृजन के बीज छिपे होते हैं। गुरुजी की बात सुनते ही महेंद्र बाबू के भीतर जैसे एक सोई हुई ऊर्जा जग गई। उन्हें लगा कि उनका ये वर्तमान संकट कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का निमंत्रण है। उन्होंने गुरुजी के चरण छुए, उनका आशीर्वाद लिया और बिना कुछ और कहे एक नए संकल्प के साथ वहां से निकल पड़े। वे निकल पड़े उस प्रतीकात्मक चौराहे की तलाश में, जहां उनका पुराना भटका हुआ स्वरूप पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और जहां से उन्हें अपने जीवन की एक नई, एकाग्र और अनुशासित राह मिलेगी। बाजार से निकलकर महेंद्र बाबू सीधे घर नहीं गए। वे शहर की सीमाओं को पार करते हुए उस पहाड़ी की तरफ बढ़ गए जहां एक पुराना शांत मंदिर था। रात घनी हो रही थी, लेकिन उनके भीतर की बेचैनी उन्हें रुकने नहीं दे रही थी। गुरुजी के शब्द उनके भीतर एक गहरी कील की तरह ठुक चुके थे। वे पहाड़ी की चोटी पर बने उस सुनसान चौराहे पर जाकर बैठ गए, जहां से 3 रास्ते अलग अलग गांवों की ओर जाते थे और एक रास्ता वापस शहर की ओर आता था। वहां सन्नाटा था, सिर्फ हवा के चलने की सरसराहट और दूर कहीं सियार की आवाज आ रही थी। महेंद्र बाबू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने पिछले 15 वर्षों के अपने जीवन का लेखा जोखा देखना शुरू किया। पहले साल जब उन्होंने गुरुजी की सीख को दरकिनार कर बिना किसी अनुभव के एक बड़ा लोन लेकर स्टील का कारोबार शुरू किया ताकि वे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन सके। तीसरे साल स्टील का काम अभी संभला भी नहीं था कि शेयर बाजार के लालच में आकर वहां बड़ा सट्टा लगा दिया। 5वें साल रियल एस्टेट की चमक देखकर जमीन जायदाद के फेर में पड़ गए। परिणाम यह हुआ कि हर काम आधा अधूरा छूटा। लेनदारों के फोन, समाज में बदनामी और मानसिक तनाव। वे सचमुच त्रिशंकु थे। ज्ञान उन्हें बताता था कि वे गलत कर रहे हैं, लेकिन उनका हठ और वासना उन्हें रोक नहीं पा रही थी। उस चौराहे पर बैठे बैठे रात के 2 बज गए। ठंड बढ़ रही थी, लेकिन महेंद्र के भीतर आत्मनिरीक्षण की अग्नि जल रही थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका मन अब तक एक ऐसी नाव की तरह था जिसमें कोई पतवार नहीं थी, जो हर लहर के साथ अपनी दिशा बदल लेती थी। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा कि उन्होंने कभी मछली की आंख को देखा ही नहीं। वे तो हमेशा उस पूरी मछली के स्वाद के बारे में सोचते रहे। अर्जुन ने जब निशाना लगाया था तो उसे सिर्फ आंख दिख रही थी और उन्हें सिर्फ साम्राज्य दिख रहा था। जैसे जैसे रात ढलने लगी और पूरब के आसमान में हल्की सी लालिमा छाने लगी, महेंद्र बाबू के मन का कोहरा भी छंटने लगा। शरीर थक चुका था, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। गुरुजी की बात सच साबित हो रही थी। जब उन्होंने ये पूरी तरह स्वीकार कर लिया कि उनका पुराना तरीका पूरी तरह खत्म हो चुका है, वे पूरी तरह असफल हो चुके हैं, तो उनके भीतर से सारा डर गायब हो गया। खोने के लिए जब कुछ न बचे तो केवल पाने की असीम संभावनाएं रह जाती है। महेंद्र बाबू की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गुरुजी ने बड़े प्रेम से उनके आंसू पोंछे। उनके चेहरे पर डांट की जगह अब एक अगाध करुणा थी। वे जानते थे कि शिष्य का अहंकार टूट चुका है और अब यह सही समय है उसे सही राह दिखाने का। गुरुजी गंभीर होकर बोले, बेटा, उदास मत हो, रोना बंद करो। जिंदगी कभी कभी हम सबको उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां से आगे जाने वाले सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं,
जहां चारों तरफ सिर्फ धुंध होती है और कुछ समझ नहीं आता कि पैर किधर बढ़ाएं। लेकिन एक शाश्वत बात तुम आज समझ लो, जहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है, जहां तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, बस वहीं से जीने की एक नई राह दिखाई देती है। पूर्ण शून्यता में नए सृजन के बीज छिपे होते हैं। गुरुजी की बात सुनते ही महेंद्र बाबू के भीतर जैसे एक सोई हुई ऊर्जा जग गई। उन्हें लगा कि उनका ये वर्तमान संकट कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का निमंत्रण है। उन्होंने गुरुजी के चरण छुए, उनका आशीर्वाद लिया और बिना कुछ और कहे एक नए संकल्प के साथ वहां से निकल पड़े। वे निकल पड़े उस प्रतीकात्मक चौराहे की तलाश में, जहां उनका पुराना भटका हुआ स्वरूप पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और जहां से उन्हें अपने जीवन की एक नई, एकाग्र और अनुशासित राह मिलेगी। बाजार से निकलकर महेंद्र बाबू सीधे घर नहीं गए। वे शहर की सीमाओं को पार करते हुए उस पहाड़ी की तरफ बढ़ गए, जहां एक पुराना, शांत मंदिर था। रात घनी हो रही थी, लेकिन उनके भीतर की बेचैनी उन्हें रुकने नहीं दे रही थी। गुरुजी के शब्द उनके भीतर एक गहरी कील की तरह ठुक चुके थे। वे पहाड़ी की चोटी पर बने उस सुनसान चौराहे पर जाकर बैठ गए, जहां से 3 रास्ते अलग अलग गांवों की ओर जाते थे और एक रास्ता वापस शहर की ओर आता था। वहां सन्नाटा था, सिर्फ हवा के चलने की सरसराहट और दूर कहीं सियार की आवाज आ रही थी। महेंद्र बाबू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने पिछले 15 वर्षों के अपने जीवन का लेखा जोखा देखना शुरू किया। पहले साल जब उन्होंने गुरुजी की सीख को दरकिनार कर बिना किसी अनुभव के एक बड़ा लोन लेकर स्टील का कारोबार शुरू किया, ताकि वे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन सके। तीसरे साल स्टील का काम अभी संभला भी नहीं था कि शेयर बाजार के लालच में आकर वहां बड़ा सट्टा लगा दिया। 5वें साल रियल एस्टेट की चमक देखकर जमीन जायदाद के फेर में पड़ गए। परिणाम यह हुआ कि हर काम आधा अधूरा छूटा। लेनदारों के फोन, समाज में बदनामी और मानसिक तनाव। वे सचमुच त्रिशंकु थे। ज्ञान उन्हें बताता था कि वे गलत कर रहे हैं, लेकिन उनका हठ और वासना उन्हें रोक नहीं पा रही थी। उस चौराहे पर बैठे बैठे रात के 2 बज गए। ठंड बढ़ रही थी, लेकिन महेंद्र के भीतर आत्मनिरीक्षण की अग्नि जल रही थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका मन अब तक एक ऐसी नाव की तरह था जिसमें कोई पतवार नहीं थी, जो हर लहर के साथ अपनी दिशा बदल लेती थी। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा कि उन्होंने कभी मछली की आंख को देखा ही नहीं। वे तो हमेशा उस पूरी मछली के स्वाद के बारे में सोचते रहे। अर्जुन ने जब निशाना लगाया था तो उसे सिर्फ आंख दिख रही थी और उन्हें सिर्फ साम्राज्य दिख रहा था। जैसे जैसे रात ढलने लगी और पूरब के आसमान में हल्की सी लालिमा छाने लगी, महेंद्र बाबू के मन का कोहरा भी छंटने लगा। शरीर थक चुका था, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। गुरुजी की बात सच साबित हो रही थी। जब उन्होंने ये पूरी तरह स्वीकार कर लिया कि उनका पुराना तरीका पूरी तरह खत्म हो चुका है, वे पूरी तरह असफल हो चुके हैं, तो उनके भीतर से सारा डर गायब हो गया। खोने के लिए जब कुछ न बचे तो केवल पाने की असीम संभावना रह जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ महेंद्र बाबू पहाड़ी से नीचे उतरे। उनके चलने में अब वो हड़बड़ाहट नहीं थी जो कल तक हुआ करती थी। पांवों में एक गजब का ठहराव था। वे सीधे अपने घर पहुंचे। उन्होंने अपनी टेबल पर बिखरी हुई तमाम अधूरी फाइलों, अलग अलग व्यवसायों के कागजातों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक बड़ा सा डिब्बा मंगाया और उन सभी कागजों को उसमें बंद कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक सफेद कागज निकाला और उस पर पेन से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कि एक समय में केवल एक काम, पूर्ण एकाग्रता। उन्होंने तय किया कि वे अपनी पुरानी गलतियों का बोझ लेकर नहीं जिएंगे। लेनदारों से भागने के बजाय वे खुद उनसे मिलेंगे, उन्हें सच बताएंगे और समय मांगेंगे। वे किसी बड़े शॉर्टकट के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि अपनी उस एक कला पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें वे सबसे बेहतर थे,
लेखन और अनुवाद का कार्य, जिसे वे हमेशा छोटा और कम मुनाफे वाला समझकर छोड़ देते थे। अगले 2 साल महेंद्र बाबू के लिए किसी कठिन तपस्या से कम नहीं थे। उन्होंने एक छोटी सी कोठरी किराए पर ली। सुबह से देर रात तक वे सिर्फ और एक ही काम करते थे, किताबों का अनुवाद और संपादन। कई बार मन भटकता था, कई बार पुराने लालच की परछाई सामने आती थी, लेकिन वे तुरंत अपनी टेबल पर लिखे उस वाक्य को देख लेते थे और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर लेते थे। शुरुआत में आमदनी बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे उनके काम की सटीकता और ईमानदारी की चर्चा प्रकाशन जगत में होने लगी। जब आप किसी एक चीज पर अपना पूरा अस्तित्व लगा देते हैं, तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए आ जाती है। 2 साल के भीतर महेंद्र बाबू द्वारा अनुवादित एक क्लासिक किताब को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। अचानक देश के बड़े बड़े प्रकाशक उनके दरवाजे पर आने लगे। जो लेनदार कभी उन्हें धमकियां देते थे, वे अब उनके पास आकर सम्मान से बैठते थे, क्योंकि महेंद्र बाबू ने पाई पाई करके उनका कर्ज चुकाना शुरू कर दिया था। एक शाम वही बाजार था, वही चाय की थड़ी थी, लेकिन इस बार महेंद्र बाबू के चेहरे पर हवाइयां नहीं उड़ रही थी, बल्कि एक दिव्य आभा और संतोष था। वे चाय पी रहे थे कि तभी सामने से गुरुजी आते दिखे। महेंद्र बाबू तुरंत उठे और दौड़कर गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। इस बार उनकी आंखों में ग्लानि के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। गुरुजी ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, देखा महेंद्र, आज तुम्हारे पांव सचमुच जमीन पर टिके हैं, क्योंकि तुम्हारा मन अब हवा में नहीं उड़ रहा। आज बाजार में तुम्हारा सिक्का भी चल रहा है और तुम्हारी आत्मा भी व्यवस्थित है। तुमने उस चौराहे को ढूंढ ही लिया। महेंद्र बाबू मुस्कुराए और बोले, हाँ गुरुजी, मैंने सीख लिया कि पूरी मछली को निगलने की कोशिश करने वाला अंत में भूखा ही मर जाता है, लेकिन जो सिर्फ आंख पर ध्यान लगाता है, वो पूरे ब्रह्मांड को जीत लेता है। आपने मुझे त्रिशंकु होने से बचा लिया। ढलते सूरज की रोशनी में गुरु और शिष्य एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और जिंदगी अपनी नई राह पर पूरी रफ्तार से, लेकिन एक सुंदर संतुलन के साथ आगे बढ़ रही थी। लेखक हरीश भट्ट।